रेलवे का अपना एक गौरवमयी इतिहास रहा है और अगर हम याद करें तो देश में कभी भी कोई आपदा की स्थिति आती है, रेलवे सबसे आगे आती है। कहीं कोई हिंसा की स्थिति आती है किसी क्षेत्र में, देश की सीमा पे युद्ध की स्थिति आती है, जवान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे अपने कंधों पे उठाता है। और आज इस अवसर पर जब रेलवे के ऊपर चर्चा हो रही है मान्यवर, मैं याद करना चाहूंगा उस बहादुर कर्मचारी को भी जिसने भोपाल गैस कांड के दौरान रेलवे स्टेशन पर अंतिम सूचना दी, जिससे आने वाली ट्रेनें भोपाल नहीं पहुंच पाई। उसका जीवन चला गया लेकिन उसने लोगों की जान बचाई। रेलवे का इतिहास रहा है मान्यवर कि रेलवे ने देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेलवे ने देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन उस रेलवे के साथ आज सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कहा गया साहब 150 ट्रेनें निजी हाथों में दी जाएंगी, 50 प्लेटफॉर्म निजी हाथों में दिया जाएगा। मुझे याद है मान्यवर, एनडीए के संयोजक रह चुके हैं जाट साहब, आज इस दुनिया में नहीं है। उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस अवसर पर। 74 में उन्होंने बहुत बड़ी हड़ताल की थी और जो 1974 की हड़ताल थी मान्यवर रेलवे की, उस हड़ताल में मांग थी कि 5 लाख कर्मचारियों को पक्का करो। और तब रेलवे के नियमित कर्मचारियों की संख्या थी 15 लाख, ट्रेनों की संख्या थी 11,000। आज ट्रेन हो गई 22,000, कर्मचारियों की संख्या घटके हो गई 13 लाख। 74 से आज कर्मचारी हम नहीं बढ़ा पाए, रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए। तकनीक हम बढ़ाने का दावा करते हैं लेकिन उस तकनीक से लोगों को रोजगार की वृद्धि कितनी हुई है हम नहीं बता पाए। निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का जिक्र अभी हुआ, उसमें कुछ कमी आई है, अच्छी बात है। लेकिन ये सब कुछ निजी हाथों में करने पर आमादा क्यों रहते हैं आप? सब कुछ बेचने के लिए तैयार क्यों रहती है सरकार? कभी कहते हैं एयरपोर्ट बेच देंगे, कभी कहते हैं सेल बेच देंगे, कभी कहते हैं कोल बेच देंगे। अभी मान्यवर यस बैंक का घोटाला हुआ, लाखों लोगों के पैसे डूब गए और उस समय सरकार का तर्क आया, क्या करें साहब, ये तो निजी बैंक है, तो जो सरकारी रहता है उसको आप निजी कर देते हैं और जब निजी हो जाता है तो कह देते हैं ये तो निजी बैंक है, हम क्या करें? ये किस प्रकार की दोहरी व्यवस्था है? ये किस प्रकार से हमारी सरकार की सोच है? सारी कंपनियों को, सारी चीजों को बेचने की जो हमारी परंपरा है उसको उस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। 2-3 पॉइंट मान्यवर और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। आउटसोर्सिंग एक शब्द है, हर चीज को आउटसोर्सिंग करना है। आउटसोर्सिंग कितना बड़ा घोटाला है और कितना बड़ा एक कर्मचारियों के साथ धोखा है, इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। ठेके पे आप सब कुछ दे देते हैं, सफाई से लेके सब कुछ आप ठेके पे दे देते हैं और जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों से ज्यादा तनख्वाह पे दस्तखत करा के कम तनख्वाह दी जाती है। मांग हुई तो आपने बैंक के खाते खुलवा दिए, जो ठेकेदार है उसने एटीएम लोगों के लेके रख लिए, वो पैसा खुद निकाल लेता है तनख्वाह आने के बाद। तो मेरा ये कहना है, ये एक आउटसोर्सिंग का जो नाम देके सारी चीजों को आप बाहरी व्यवस्था को निजी हाथों में देने का काम करते हैं, वो कर्मचारियों के साथ, ठेका मजदूरों के साथ एक बहुत बड़ा शोषण है। इसके साथ साथ मान्यवर, आप नई ट्रेनें, बस सबको आपने थोड़ा समय दिया, मुझे भी कृपा कीजिए सर। आपने तेजस ट्रेन चलाई, तेजस ट्रेन में और शताब्दी ट्रेन में 5 मिनट का अंतर है और किराए में 1.5 गुना का अंतर है। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? जब ट्रेनें आपके पास उपलब्ध हैं, सुपरफास्ट ट्रेन उपलब्ध है आपके पास, ऐसे में नई ट्रेनें, निजी ट्रेनें लाके किराया ज्यादा लेके आप एक नए प्रकार का आप शोषण करते हैं। मैं मान्यवर आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रेलवे इस देश की जीवन रेखा है और रेलवे की आज जो दुर्दशा है उसके सबसे बड़ी कहानी अगर आपको जाननी है तो झांसी के अंदर पिछले साल हादसा हुआ था, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जान चली गई।
गर्मी के कारण जनरल डिब्बों में लोगों को बैठने की जगह नहीं होती है, पिस के आते हैं वो लोग। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, अपने कमाऊ पूत को बेचने का काम मत कीजिए। आपका अगर कोई लड़का मेधावी है, तेज है, अगर हाई स्कूल में अच्छा नंबर पाया, इंटर में थोड़ा कम नंबर पाया, बीए में थोड़ा अच्छा नंबर पाया, एमए में थोड़ा और कम पाया, तो उसको चौराहे पे आप खड़ा करके नीलाम मत कीजिए। उस व्यवस्था को ठीक करने का काम कीजिए। रेलवे के कर्मचारियों पर भरोसा कीजिए। रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे कर्मचारियों को साथ में लेके जो सेवा अब तक वो करते आए हैं इस देश की, वो करने का काम कीजिए। रेलवे को हर चीज को निजी हाथों में बेचने की जो आपकी सोच है, उस सोच पर रोक लगाइए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लगी है तो घर का किवाड़ा निकाल के उसको आग में जला के तापने का काम मत कीजिए। ये इसी प्रकार की व्यवस्था और इसी प्रकार की कार्रवाई आपकी है जो सारे सरकारी विभागों को आप निजी करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रफुल्ल, कल से मैं इस रेलवे मिनिस्ट्री की चर्चा पे बैठा हुआ हूं, सुना है सबको, और कमोबेश मैंने उपस्थिति की संख्या यही देखी है। अगर मंत्रालयों की चर्चा जैसे गंभीर विषय पर यह उपस्थिति है तो ये सूचकांक है, सूचकांक में सदन की प्रतिबद्धता है। सर, कैन आई एक्सपेक्ट द हाउस टू बी इन ऑर्डर, वॉट एवर लिटिल मेंबर्स, फ्यू मेंबर्स वी हैव। 25 नहीं क्या? कोरम नहीं है सर, अभी तो कोरम भी नहीं है। भारती प्रफुल्ल पटेल जी, सर। 25 नहीं है। We have a request from the members to ensure. कोरम नहीं है सर। सर हाउस का कोरम सर। No, it's for you for order also. सर कोरम देख लीजिए सर। देखेंगे। Please continue your speech. सर कोरम तो देख लीजिए, हाउस का कोरम पूरा है कि नहीं। Thank you, Honorable Yes, Vice Chairman. So I would want my time to be revised in view of the conversation we had in between. Okay. सर, कल से मैं बैठा हुआ हूं और एक चीज जो मैं आपके माध्यम से सदस्यों को कहना चाहता हूं कि रेलवे पे चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि हम रेलवे की विदाई का समारोह मना रहे हैं। इट्स अ फेयरवेल टू इंडियन रेलवेज, इट सीम्स टू मी, एंड आई विल कम टू इट पॉइंट बाय पॉइंट। सो क्योंकि सर बचपने से रेल को लेकर के हम लोगों की जो चिंताएं थी, हमने तो पाकीजा में रेल देखी, फिर शोले में रेल देखी, तो रेल का प्रतीक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है सर। बस इतनी इल्तजा से शुरुआत करूंगा कि शायद प्राइवेट मेंबर्स बिल में अगर कोई बात आती तो बात बनती, लेकिन जिस तरह की संकेत मिल रहे हैं वो संकेत उचित नहीं प्रतीत हो रहे हैं सर। 1998 में माननीय रेल मंत्री जी को मैं याद कराना चाहूंगा कि एक कमेटी आई थी। उस कमेटी ने कहा था कि रेलवे सीम्स टू हैव अ स्प्लिट पर्सनालिटी। सो नंबर 1, it negotiates between social obligation as well as revenue generation. So I also belong to a political party whose leader was railway minister from 2004 to 2009, and that railway minister during his tenure, I think railway did a wonderful job. Government subsequently wanted to bring a white paper which we have not seen so far, so that goes to vindicate the position he held. So I wish to draw some important points to the notice of Honorable Railway Minister. Sir, maintenance work of crores of regular civil engineering works are not getting audited. They are spent at whims and fancies without proper checks and balances. Huge surge has been there in last 3-4 years, sir, in the name of cleanliness. और सर यूं है कि गांधी जी के चश्मे को पहनना तो लोगों ने गवारा नहीं किया, लेकिन गांधी जी को चश्मे में महदूद करके स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर there has been a phenomenal increase. I think it is 1000 times increase in terms of on-board housing staff. However, that has not in fact diminished the number of complaints. So that shows that somewhere there is a loophole. Somewhere there is a leakage, and leakage of crores of rupees that has to be addressed immediately, sir. Sir, contractors' dues are not getting released
citing unavailability of funds during February and March, and precisely we are in the month of March. Large amount of pending dues of private parties are written off. I would want Honorable Minister's attention, sir. It's a serious thing. Honorable Minister, sir. Minister Do we sir, have any meaning of, sir, discussion? Piyush, Then it's Please a continue. ritual. He's Then it's a ritual. And I don't wish to be part of a ritual. So I was citing some of the important concerns. Large amount of pending dues of private parties are written off during every year. Non-traceability of private parties leading to huge loss to exchequer. Sir, railway is in a financial mess, even Honorable Minister, sir, would agree. There are three kinds of cost. One is staff cost, second is fuel cost, third is fixed asset cost or asset maintenance, what you say, and rolling stock cost. So fuel cost, I have raised this in this parliament. 100% electrification and making it a top priority smacks of certain decisions which are not in the public domain, certain forces which are not in the public domain. So if that was the case, why a diesel locomotive shed of a foreign company, General Electricals, was opened at Rosa? There was no need, as there is no diesel loss in the country. Then there is a fixed cost. Fixed cost is on superficial upgradation. So I'll just take 2 minutes. You must appreciate I lost my rhythm in the process. Then is the question of rolling cost. The plan is to give more and more trains to IRCTC, and IRCTC is a kind of corridor through which privatization of railways is taking place, and trains are being given to private parties. And so, most important, I'll just take 1 minute, not more than that. So, the merger of services, I have raised this again earlier, and I'm saying this, government must clarify why IRMS is being brought when all committees except Prakash Tandon committee had recommended against it. Even Debroy committee had recommended that merging of all services in single services is not practical and feasible. So performance in freight transportation is dismal. Kisan Rail, how are you going to decide about the routes? You are again going to PPP model. So I don't know, one day probably the government shall be run in the PPP model. And so one more thing. So I wish to draw certain stranded projects. I come from my hometown is Saharsa. Sir, I was a child when overbridge was inaugurated. I'm more than 50-year-old. That overbridge is not complete. So that tells you the story about, sir, and finally, I would request Honorable Minister, sir, बहुत देसी स्वदेशी की चर्चा होती है, आप भी एक ज़माने में बोला करते थे, हालांकि अब आपकी ही प्राथमिकताएं बदल गई हैं, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मिट्टी के बर्तन ताकि उसका इस्तेमाल खाद्य सामग्रियों के लिए शुरू कीजिए, और अंत में रेलवे को ऐसे भी देखिए कि ये नेशनल इंटीग्रेशन है सर, ये एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज नहीं है सिर्फ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और रेल मंत्रियों से मैं आग्रह करूंगा दोनों से कि रेल का हाल देखना हो सर, खुद चलना शुरू कीजिए रेल में, छोटी यात्रा पर नहीं सर, लंबी यात्रा पर निकलिए रेल में, वेश बदल करके निकलिए ताकि कोई पहचान ना पाए कि ये माननीय पीयूष गोयल जी हैं या माननीय सुरेश आंगड़ी जी हैं, मुरेठा बांध के दाढ़ी बढ़ा के घूमिए तो पता चलेगा कि रेल की आज की अवस्थिति क्या है सर। बस इतने के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये समारोह मुझे लग रहा है फेयरवेल समारोह की तरह है रेल का, विश्वास है ऐसा ना होगा। शुक्रिया सर, जय हिंद।